नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का और स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेट 8 इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर सीरीज का। जैसे कि आप जानते हैं, हम जून 2020 से अप्रैल 2021 तक के इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स जो यूपीएससी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा। तो चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे इन विभिन्न माध्यमों से। इसका जो PDF है आपको वो टेलीग्राम @कपिल लाइव से मिल जाएगा। आप मुझे ट्विटर पे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो सीरीज है ये कॉम्प्रिहेंसिव होगी, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 8। सेट 8 में क्वेश्चन नंबर 71 सबसे पहले देखते हैं। विद रिगार्ड टू मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2016 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी न्यूज में थी, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट्स बताने हैं। सबसे पहला है BIT, यानी ये जो आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इट इज साइंड बिटवीन टू कंट्रीज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज। It imposes conditions on regulatory behavior of the host state. It has adopted asset-based definition of investment instead of enterprise-based definition. Which of the following is correct? ठीक है, तो जल्दी से बताओ कौन सा इसमें से करेक्ट है। स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। देखिए, जो इसमें चेंज किया गया था वो एसेट बेस्ड से एंटरप्राइज बेस्ड मॉडल पे हम गए थे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे बी इज द राइट आंसर, 1 और 2। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। अब इंडिया ने FDI अट्रैक्ट करनी है, इसलिए इंडिया को कुछ 2016 मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में कुछ चेंजेस लाने की बात की जा रही है। ये ट्रीटीज दो कंट्रीज के बीच में होती हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, मेड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज। These treaties impose conditions on regulatory behavior। जिस तरह के रेगुलेशन के बिहेवियर्स होते हैं उस पर कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं ऑफ होस्ट स्टेट। होस्ट स्टेट वो होती है जहां पे FDI जा रही होती है। एंड लिमिट इंटरफेरेंस विद द राइट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, तभी जो ट्रेड है, जो FDI है, वो बेहतर हो पाएगा। स्टेटमेंट 3 में डेफिनेशन में चेंज लाया गया है। इस डेफिनेशन को ब्रॉड एसेट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम एंटरप्राइज बेस्ड ले आए हैं, जहां पे एंटरप्राइज जो है वो एसेट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, गवर्नमेंट का मिनिमम रिस्क हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो FDIs हैं वो बेटर फॉर्म में आ पाएंगी। एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है अंडर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, जो इन ट्रीटीज से होने वाले डिस्प्यूट्स को डील करेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन 72 पे। विद रिगार्ड टू टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is an initiative of TriFed supported by Ministry of Tribal Affairs. It aims at capacity building and imparting entrepreneurial skill to all tribal forest gatherers. कौन सा इसमें से करेक्ट है? पहला कह रहा है ट्राइफेड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम की बात हो रही है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दोनों ही यहाँ पे गलत हैं। क्यों? क्योंकि टेक फॉर ट्राइबल्स जो है वो ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ MSME मिलके चला रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ट्राइफेड है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, उसने टेक फॉर ट्राइबल शुरू किया है। किसके साथ शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME का। अच्छा, इसमें सारे ट्राइबल्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ उन ट्राइबल्स को मिलेगा जो प्रधानमंत्री वन धन योजना में एनरोल्ड हैं। अब एक बार ट्राइफेड के बारे में देख लेते हैं। ट्राइफेड क्या है? देखो, ट्राइफेड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केटिंग डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, फेडरेशन है, और ट्राइबल प्रोड्यूस पे के लिए वर्क करती है ना। जितने भी ट्राइबल प्रोड्यूस होते हैं, महुआ लीव्स वगैरह या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं उसको, या ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर होता है, उसको प्रमोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइफेड। ट्राइफेड पूरे देश भर में स्टोर्स खोलती है, वहां पे जाके आप ट्राइबल्स द्वारा बनाए गए वेरियस, आप कह सकते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस आर्टिफैक्ट्स, वेरियस जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ट्राइफेड किसके अंडर आता है? ट्राइफेड आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए। तो क्वेश्चन था टेक फॉर ट्राइबल स्कीम ट्राइफेड और MSME ने मिलके चलाया है, जिसमें
मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं ट्राइबल एरियाज के, उनको प्रमोट किया जाएगा। देन चलते हैं, रिसेंटली अंडर द डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव इंडिया अग्रीड टू प्रोवाइड डेट रिलीफ टू म्यांमार अंटिल 2021। ये किसका इनिशिएटिव है? ठीक है, तो अभी हमने म्यांमार को बोला क्योंकि कोविड का टाइम है, आप अपने डेट पे रिलीफ ले लीजिए, आप डेट बाद में लौटा दीजिएगा। तो ये किसका इनिशिएटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन को पॉज करिए और मुझे आंसर में बताइए कि ये किसका इनिशिएटिव है। तो इसका आंसर आएगा बी, G20 कंट्रीज का डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव है। 2021 तक इसको लाया गया है और IMF ने इसको 2021 तक एनफोर्स कराया है। इस DSSI के चलते कोई भी ऐसी कंट्री जिसकी डेट लाइबिलिटी है वो अपनी डेट लाइबिलिटी को थोड़े दिन के लिए पॉज करा सकती है, सस्पेंड करा सकती है। इंडिया ने म्यांमार के लोन को पॉज कर दिया है और बोला है इस लोन को आप आगे जब कोविड की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तब आप प्रीपे कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पॉजिटिव पे सिस्टम ऑफ RBI, बहुत न्यूज में था। द सिस्टम मेक्स इट्स मैंडेटरी टू रिकन्फर्म की डिटेल्स ऑफ चेक्स दैट नीड पेमेंट बियॉन्ड 50,000। National Payment Corporation of India is to develop facilities of positive pay in check truncation system। जो CTS इंटरबैंक सिस्टम होता है उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है पॉजिटिव पे की, वो NPCI बनाएगी। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 और 2 या बोथ 1 and 2। तो बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल। ये 50,000 के ऊपर के चेक के लिए इसको लाया गया है। अब इसमें क्या होगा, लेटेस्ट से आपने 50,000 से ऊपर का चेक इशू किया है किसी को, तो आप उस चेक की डिटेल्स एक प्री डिफाइंड बैंक के नंबर पे पहले से भेज देंगे। आप ये बता देंगे कि कब आपने इशू किया था, कितने अमाउंट का था, किसको आप दे रहे हैं, किसके नाम आपने इशू किया है, वो सारी चीजें आप बता देंगे। इससे बैंक पे जब वो चेक पहुंचेगा तो बैंक को क्लैरिटी आ जाएगी कि ये चेक आपने ही इशू किया है। इससे सारे फ्रॉड्स रोके जा सकेंगे। पहली बात, अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग ऐप है या फिर इंटरनेट बैंकिंग ऐप है, आप वहां पे भी इस चेक की कॉपी को अपलोड कर सकते हैं, जिससे बैंक को पता चल जाएगा कि आपने ये बैंक चेक इशू किया है और अकॉर्डिंगली उस चेक को ऑनर किया जाएगा। अब ये RBI ने बेसिकली बोला था इसको स्टैब्लिश करने के लिए, इसलिए NPCI जो है वो इसका पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश कर रही है। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन 75 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड framework under the title Technology Vision for Cyber Security for Urban Cooperative Banks 2020-2023। Which of the following is involved? कौन सा इसमें से इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे आप देखेंगे A is the right answer, RBI जो है वो इन्वॉल्व है। अब RBI ने क्या किया, एक साइबर सिक्योरिटी विजन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रिलीज किया। अब इससे होगा क्या, इससे बेसिकली जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनमें जो क्राइसिस हो रही थी उसको रिजॉल्व किया जाएगा, उनके गवर्नेंस इश्यूज को ठीक किया जाएगा, उसमें टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा, रेगुलेशन प्रॉपर होगा, बैंक्स का सुपरविजन होगा, IT और साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट जो है उन बैंक्स के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए स्टैब्लिश किया जाएगा। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन 76 की तरफ। विद रिगार्ड टू प्लास्टिक पार्क स्कीम, consider the following statements. It aims to increase competitiveness and value addition in plastic processing industry. Scheme is under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 100% project cost is funded by respective state governments. कौन सा इसमें से करेक्ट है? प्लास्टिक पार्क स्कीम के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? तो अगर आप देखेंगे इसका एम क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, वैल्यू एडिशन करना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। बिल्कुल बात सही होनी चाहिए। स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसे ये स्कीम एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंडर चली जाएगी। 100% कॉस्ट इज फंडेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स कभी भी इस तरह की 100% कॉस्ट को नहीं बेयर करती हैं, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। 10 प्लास्टिक पार्क्स लगाए जाएंगे पूरे देश में, जिससे हमारी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और हम चाइना को compete कर पाएंगे। असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तरांचल, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। प्लास्टिक पार्क एक इंडस्ट्रियल जोन होगा जहां पे प्लास्टिक एंटरप्राइजेस और उस तरह की इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% ग्रांट देगी अप टू अ सीलिंग ऑफ 40 करोड़ पर प्रोजेक्ट। ठीक है,
देन उसके बाद रिमेनिंग कॉस्ट कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जिससे इसकी फंडिंग होगी। वो स्पेशल पर्पस व्हीकल इस पूरे प्लास्टिक पार्क को मैनेज करेगा। चलते हैं क्वेश्चन 77 पे। रिसेंटली कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 को पार्लियामेंट में अप्रूव किया गया था। इसने किन किन लॉस को रिप्लेस किया है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आप देखेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल आया। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल ने 9 सोशल सिक्योरिटी लॉज को रिप्लेस किया है। कौन कौन से हैं? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है। अब ये कोड क्यों आ रहे हैं? ये यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी कवरेज, मतलब सारे लेबर्स को सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। पहली बार गिग इकोनॉमी को भी यहाँ कवर किया गया है। अगर आप मुझसे पूछो गिग इकोनॉमी क्या होता है, गिग इकोनॉमी का मतलब वो सारे वर्कर्स जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं होते, जो ऑन एंड ऑफ बेसिस पे एक एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, जैसे कि उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो कभी भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी लॉग आउट कर सकते हैं, कोई वर्किंग आवर्स डिफाइंड नहीं होते, रेफरल सिस्टम पे वर्क करते हैं, कमीशन बेसिस पे वर्क करते हैं, ये सारे के सारे लोग गिग इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। अब ये बेसिकली कोड जो है ग्रेच्युटी पेमेंट के टाइम को भी कम कर रहा है कि एम्प्लॉयज को कम से कम टाइम में ग्रेच्युटी पेमेंट मिल जाए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉज। जो टॉपिक है लेबर, है ना, जो सब्जेक्ट है लेबर, ये कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की लिस्ट 3 में लेबर का जो सब्जेक्ट है वो फॉल करता है। इसका मतलब स्टेट और सेंटर दोनों ही लेबर एस्पेक्ट्स पे लॉ बना सकती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 78 की तरफ। विद रिगार्ड टू यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी फॉर वर्ल्ड बैंक लोन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट मींस दैट प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसीज shall not be applicable on purchases made when implementing national projects. Under this type of loan, the local firm shall not enjoy concession benefits. Which of the following is correct? आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करो। मैं बताता हूँ सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे है? देखो, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने क्लेरिफाई किया है कि जो इंडिया को उसने लोन दिया है 1 बिलियन का, उसमें कुछ कंडीशंस आएंगी, है ना। कंडीशन क्या आएगी? सबसे पहले उसमें लगेगा यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी क्लॉज। अब ये यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी क्लॉज क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इस लोन से जो जो प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करेगी उसमें इंडियन कंपनीज को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज को एट पार ट्रीट किया जाएगा। आप बेसिकली कोई कंसेशन नहीं दोगे इंडियन कंपनीज को, और फॉरेन कंपनीज को भी एट पार रखोगे। मतलब उन प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन कंपनीज भी बिड कर सकती हैं, उनको पीछे नहीं रखा जाएगा। और ये जो कंडीशन है एप्लीकेबल है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के केस में। अगर आप इसको मेक इन इंडिया कैंपेन में यूज कर रहे हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में यूज कर रहे हैं, एमएसएमई पॉलिसी में यूज कर रहे हैं इस लोन को, तो वहां पे ये यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी का क्लॉज रहेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी का क्लॉज किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक के लोन से, और इसमें आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे इंडियन कंपनी वर्सेस वेस्टर्न कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी या फॉरेन कंपनी। चलते हैं क्वेश्चन 79 की तरफ। विद रिगार्ड टू नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी जैसा कि आपको पता होगा, एनबीएफसी आर नथिंग बट शेडो बैंक्स। इनको हम शेडो बैंक भी कहते हैं। ये नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं जो लोन वगैरह देती है ना। तो डायरेक्ट बैंक वाले सारे फंक्शंस नहीं करती। आप इनमें अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप लोन ले सकते हो। रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी विद आरबीआई, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आरबीआई के साथ। इट इज गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको गवर्न करता है। ऑब्जेक्टिव इज टू सेपरेट सेवरल फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैरीड बाय सेम होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, एनबीएफसी क्या होती है? एक नॉन बैंकिंग होती है। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग क्या होगी? तो वो भी एक नॉन बैंकिंग होगी, और जब वो एक नॉन बैंकिंग होगी तो आरबीआई के साथ उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आपको बताना है इनकरेक्ट। तो फर्स्ट तो करेक्ट है। अगर आपको पता चल जाए फर्स्ट करेक्ट है
तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एनबीएफसी जो है वो कभी भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रेगुलेट नहीं होती। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से सिर्फ बैंकिंग कंपनीज रेगुलेट होती हैं जब बैंक्स रेगुलेट होते हैं। तो इसका मतलब 2 इनकरेक्ट है और आपको इनकरेक्ट ही निकालना है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और 2 इनकरेक्ट सही निकला। तो देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया था पीके मोहंती के अंडर। कमिटी का काम क्या था, उनको ओनरशिप गाइडलाइंस को रिव्यू करना था इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। ठीक है, कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है, अबाउट द बैंकिंग लाइसेंसिंग इन इंडिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज हैं उनको आप न्यू लाइसेंस के अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। अब ये जो NOHFC हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ये आरबीआई की सेपरेट गाइडलाइन से चलती हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो सेपरेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज को करती रहे। ठीक है, तो यानी एक अगर एनबीएफसी है तो वो एक सेपरेट फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए एक NOHFC फॉर्म कर सकती है। यही सारी यहाँ पे बातें हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। विद रिगार्ड टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Amendment is based on recommendations of committee headed by Injetri Srinivas. It empowers the center in consultation with SEBI to exclude companies issuing specific classes of securities from definition of listed company. It exempts company with CSR liability of up to 50 lakh a year from setting up of CSR committees. आपको बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट है, क्या इसमें से करेक्ट है। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और बताओ कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के क्या क्या आंसर्स हैं। सी ऑल आर करेक्ट। देखिए, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया था, इसने डीक्रिमिनलाइज किया है बहुत सारे ऑफेंसेस को, कंपनी लॉ से रिलेटेड ऑफेंसेस को। प्रपोज अमेंडमेंट क्योंकि एनसीएलटी पे बर्डन को कम करना चाहता है। अब ये कंपनी लॉ कमेटी के अंडर बनाया गया था, चेंजेस हुए थे, इंजेती श्रीनिवास कमेटी थी, उसने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए। अब अमेंडमेंट ने पेनल्टी हटाई, इंप्रिजमेंट हटाया 9 ऑफेंसेस के लिए और नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड जो ऑफेंसेस थे उनको हटा दिया गया। अब इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया सीरियस ऑफेंसेस के लिए। अगर आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं तब आपको छूट नहीं मिलेगी, हाँ कुछ माइनर इश्यूज हैं तो वहां पे ऑफेंसेस को हटा दिया गया है। अमेंडमेंट सेंटर को एक एम्पावर करता है कि वो सेबी से कंसल्ट कर सकती है और एक्सक्लूड कर सकती है उन कंपनीज को या उनके शेयर्स को डिलिस्ट करा सकती है। जैसे विजय माल्या की कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, लिस्टेड है, अब उसने कोई भी फ्रॉड किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी को बोल के उस कंपनी के शेयर को डिलिस्ट करा सकती है। ठीक है, तो वहां पे कंपनीज को इशू को एक्सक्लूड किया जा सकता है। क्लियर है? होपफुली ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे अगले सेट में, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए एक बार रिवीजन करते रहिए, पीडीएफ सारे डाउनलोड कर लीजिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।